हेलो एवरीवन। आज 28 फरवरी है और डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली 1 मार्च हो चुकी है, मैं रात के 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर 12 एमसीक्यूज़ आज मैंने यहाँ पर लिए हैं करंट अफेयर्स के। अब ये एमसीक्यू 5 एमसीक्यू मैंने स्टेटमेंट वाइज रखे हैं, जो यूपीएससी का पैटर्न है या इवन यूपी पीसीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 5 एमसीक्यूज़ मिलेंगे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, स्टैटिक के साथ। फिर 3 एमसीक्यू यहाँ पे आपको किस तरह के मिलेंगे, वन लाइनर फॉर्मेट मिलेगी, लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें मिलेगा। साथ ही अगर आपको देखोगे 4 एमसीक्यू बेसिकली हैं, फिर वहीं 2 एमसीक्यू 3 एमसीक्यू आपको पेयर्स में मिलेंगे। मतलब क्या, हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे डेली, तो हम पहले क्वेश्चन से करते हैं। आज हम 6 क्वेश्चन से करते हैं। 6 क्वेश्चन किसके बारे में, स्वीडन इज द लोकेटेड ऑन विच पेनिनसुला। स्वीडन किस पेनिनसुला में लोकेटेड है, इसके बारे में पूछ रहा है। अगर हम बात करें कि स्वीडन के बारे में पूछ क्यों रहा है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्वीडन के बारे में इसलिए पूछ रहा है कि स्वीडन और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है। तो स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई SITAC, एस कहाँ गया पेन, SITAC स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या किया जा रहा है, दोनों के जो संबंध हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। तो ये बात आ जाती है कि चलिए भाई स्वीडन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वीडन एक तरह का लोकेशन, अगर आप देखोगे तो मैं एक यूरोप का मैप बनाता हूँ। ये यहाँ पे मैंने बनाया, ये वाला रीजन में आपको देखने को मिलेगा मेडिटेरियन सी, ठीक है ना, मेडिटेरियन सी इटली है, ये इटली हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का मैप एक तो मैं आपको बना देता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह की कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब अगर आप देखोगे तो स्वीडन की लोकेशन आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी। इस रीजन में आपको नॉर्वे मिलेगा देखने को, है ना, नॉर्वे मिलेगा, फिनलैंड मिलेगा, फिनलैंड मिलेगा, और कौन सा देश मिलेगा यहाँ पर, स्वीडन मिलेगा, स्वीडन मिलेगा। ठीक, स्वीडन की कैपिटल क्या है, तो स्वीडन कैपिटल आपको देखने को स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, मैं बॉक्स के फॉर्मेट में मैप याद करता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्वीडन, ये स्वीडन है। तो स्वीडन के ईस्ट में कौन सा देश है, स्वीडन के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा कौन सा देश, फिनलैंड देखने को मिलेगा। कौन सा देश मिलेगा, फिनलैंड देखने को मिलेगा। तो एक आपको ये याद रखना। दूसरा, स्वीडन के नॉर्थ और वेस्ट में कौन सा देश है, ये वाला जो कंट्री है, सॉरी ये वाला जो रीजन है, इससे कौन सा देश माना जाता है, नॉर्वे। तो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्वे है स्वीडन के, और ईस्ट में फिनलैंड देखने को मिलेगा। ठीक, एक तो ये पता है, ठीक है। और ईस्ट वाले पार्ट में एक ओशियन भी आपको देखने को मिलेगा इस वाले रीजन में, है ना। मतलब बेसिकली इस रीजन में उसे कौन सा सी कहा जाता है, बाल्टिक सी कहा जाता है, जिसके आसपास बाल्टिक कंट्रीज हैं, जिससे एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, और उसी के अंदर गल्फ ऑफ बोथनिया भी देखने को मिलती है। कौन सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है ना, गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर है। साथ ही स्वीडन जो है वो नाटो का भी मेंबर है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1949 में आई थिंक इस्टेब्लिश किया गया था, है ना। तो उसका भी मेंबर है। अब ये पूछा जा रहा है कि स्वीडन किस पेनिनसुला का पार्ट है। तो मैंने आपको बताया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, तो ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पार्ट है। आइबेरिया पेनिनसुला क्या है, तो यूरोप का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, वेस्टर्न वाला, जिसमें पुर्तगाल है, स्पेन है, वो आइबेरियन पेनिनसुला है। लेकिन ये वाला जो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडिनेवियन सही आंसर हो जाएगा। तो बी सही आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। तो अगला जो क्वेश्चन किसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, इंद्रावती रिवर के बारे में जानने को मिलेगा। ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं भी बताऊंगा, करंट अफेयर भी क्या था ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हाल में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इंद्रावती रिवर बेल्ट देखने को मिलता है। वहाँ पर कुछ नक्सली मारे गए, ठीक है, 2 माओवादी मारे गए। तो यहाँ पर ये चीज़ न्यूज़ में आ गई, ठीक है। अब अगर आप बात करें इंद्रावती रिवर के बारे में, तो इंद्रावती रिवर किस तरह की रिवर है, पहले ये आपको जानना जरूरी है, कहाँ से निकलती है। तो इंद्रावती रिवर का ओरिजिन कालाहांडी से होता है। कहाँ से होता है, कालाहांडी। और ये कालाहांडी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है। दूसरा, ये जाति कहाँ पे, तो अगर आपने इंडिया का मैप देख रखा होगा, इंडिया में त्र्यंबकेश्वर से एक नदी निकलती है गोदावरी, तो ये जाके मिल जाती है किसमें, गोदावरी मिल जाती है। तो ये यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये रिवर कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती 1465 किलोमीटर लंबाई है। और ये जो उड़ीसा से निकलने वाली नदी है इंद्रावती, ये जाके गोदावरी मिल जाती है, तो उसकी ट्रिब्यूटरी होती है, ठीक है। और ईस्टर्न घाट की तरफ बहती है, छत्तीसगढ़ के भी रीजन में बहती है। टोटल अगर इसकी लेंथ देखोगे आप, तो 535 किलोमीटर टोटल लेंथ आपको देखने को मिलेगी किसकी, ये इंद्रावती की। और इंद्रावती में एक पॉपुलर वाटरफॉल है,
जिसकी चर्चा कभी कभी होती है, उसे क्या कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जो जलप्रपात है वो आपको देखने को मिलेगा इसमें इंद्रावती रिवर में, जिसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल भी बोला जाता है। अलग अलग छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी जैसे निब्रा है, कोटरी है, बंडिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे बस्तर में भी आतंकी ढेर किए गए हैं, नक्सली वैसे ढेर किए गए हैं। स्टेटमेंट है कि इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे कृष्णा दे सकता है, महानदी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंद्रावती गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये करेक्ट है। इट ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स, ये पश्चिम घाट से इसका ओरिजिन होता है। यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, नहीं आपको बताना। पश्चिमी घाट से नहीं होता, बल्कि आपको उड़ीसा वाले रीजन से होता है, और उड़ीसा पश्चिमी घाट में नहीं आता। पश्चिमी घाट तो ये रीजन है। ठीक है। तीसरा, चित्रकूट फॉल और फॉर्म ऑन द रिवर। चित्रकूट फॉल्स इस नदी पर स्थित है। ये चित्रकूट जो वाटरफॉल इस नदी पर है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 1-3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आएंगे। अगला टॉपिक किसके बारे में, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। एफरिड के बारे में, एवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने क्या किया था, मैं जब 5 से 6 साल का था ना, तो मैंने जो रसगुल्ला होता है, गुलाब जामुन होता है, उसकी मैंने चाशनी पी ली। तो इससे क्या हुआ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हो गई बाद में। पहले मुझे रसगुल्ला बहुत मुझे पसंद हुआ करता था, लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने रसगुल्ला खाना बंद कर दिया, और लगभग मैं 10 से 15 साल मैंने रसगुल्ला खाया ही नहीं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मुझे अवॉइडेंस रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर की फीलिंग थी। क्यों, ये क्या होता है, ये कोई रोग, ये कोई बेसिकली ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति कोई चीज़ नहीं खा रहा है तो वो बेसिकली मोटापा कम करने के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर होता है, जो मानसिक समस्या हो जाती है किसी फूड को लेके। तो उसको लेके यहाँ पे न्यूज़ थी यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पे MCQ बन रहे हैं। जैसे आरफिड इज रिलेटेड टू डिसऑर्ड बॉडी इमेज डिजायर ऑफ वेट लॉस। क्या जो एफ्रिड है, जिसे अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर कहा जाता है, ये डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज से वजन घटाने की इच्छा संबंधित होती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली हमें एक डिसऑर्डर हो जाता है, हमें कोई चीज़ उसके शेप के आधार पर, उसके कलर के आधार पर पसंद नहीं आती, इस वजह से हम उसे नहीं लेते। ठीक है। दूसरा, इट कॉमनली डेवलप ड्यूरिंग इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। मैंने बताया कि जब मैं 4-5 साल का तो ये समस्या हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि बाल्यावस्था में आपको देखने को मिल सकती है। तीसरा, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज के संबंध में दी जाती है ना, संज्ञात्मक थेरेपी दी जाती है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, तो 2-3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 ओनली। तो ये इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पर अगले टॉपिक को देख लेते हैं। चलिए, एक पेयर्स में क्वेश्चन देख लेते हैं। पेयर्स में क्वेश्चन इसको देखते हैं 11 नंबर को। मैच द फॉलोइंग स्कीम और इंस्टीट्यूशन को मैच कराने कौन सी स्कीम कौन सी इंस्टीट्यूशन चला रहा है। क्या स्टेट इनोवेशन मिशन नीति आयोग चला रहा है? अगर ये करेक्ट है तो ए और सी में होना चाहिए। इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव जर्मनी चला रहा है, या स्काई स्टिंग मिशन राफेल चला रहा है, ये आपको बताना है। अब देखिए न्यूज़ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अटल इनोवेशन मिशन AIM ने नीति आयोग के अंतर्गत देश का पहला, किसके अंतर्गत, किसका पार्ट, अटल इनोवेशन नीति आयोग का पार्ट है। तो नीति आयोग के अंतर्गत देश का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहाँ लॉन्च किया? त्रिपुरा में लॉन्च किया है। तो एक तो यह क्वेश्चन बन जाता है कि स्टेट इनोवेशन मिशन कहाँ लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च कराया गया? नीति आयोग के द्वारा कराया गया। कहाँ किया गया? त्रिपुरा में किया गया, है ना। अब ये जो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 है, उसका ये हिस्सा है, जहाँ पे लोकल लेवल पर इंक्लूसिव ग्रोथ है, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ये नीति आयोग का पार्ट है, तो पहला का एक करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा ये भी देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसको कब शुरू किया गया था? तो 2016 में इसको शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा। स्कूल लेवल पर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज, MSME है, वहाँ पे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम बनाया जा सके, इसलिए अटल ट्रैकिंग लैब बनाए जाएंगे, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे, अटल ग्रैंड चैलेंज बनाया जाएगा। तो ये सब अटल इनोवेशन के अंतर्गत शुरुआत की गई थी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आप देखोगे किसके बारे में, जो बी ऑप्शन पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, ये भी न्यूज़ में था। भारत और जर्मनी ने देखिए, जर्मनी के एक फंड है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, उसमें भारत को भी अगर आप देखोगे 20 मिलियन यूरो का फंड मिल सकता है। ये लार्ज ग्रांट प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो किसका, जर्मनी का है। जर्मनी क्या करता है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग करता है, मतलब वित्त, जलवायु वित्तीयन करता है। 2008 में उसने स्टैब्लिश किया गया था IKI, मतलब क्या, IKI मतलब क्या, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। इसको लॉन्च किया था किसने, जर्मनी ने। ठीक है, अब ये जो इनिशिएटिव है, ये UNFCCC है,
है ना। और CBD उसके अंतर्गत क्या करता है, काम करता है, क्लाइमेट से जो जूझने वाले देशों को ये मदद करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। वहीं अगर देखें अगला जो क्वेश्चन है किसके बारे में, अगला जो तीसरा टॉपिक है वो किसके बारे में है, वो है स्काई स्टिंग मिसाइल के बारे में। प्रधानमंत्री की जो इजराइल की यात्रा हुई उसमें भारत एयरफोर्स के लिए इजराइल मूल रूप से स्काई स्टिंग की खरीदारी को लेके आगे बढ़ने को लेके इच्छुक है। ये 6th जनरेशन का क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है, BVRAM 6th जनरेशन मिसाइल है। आँख से देखे ना बियॉन्ड द विजुअल रेंज है ना, और बहुत दूर से मार गिराने में ये सक्षम है, ठीक है। इसका वजन 180 से लगभग 200 किलोग्राम आपको देखने को, इसे तेजस में, सुखोई में आसानी से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। करेक्ट स्टेटमेंट 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हुआ। अब अगर हम देखें अगला क्वेश्चन किसके बारे में, यहाँ पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे कहा जाता है कि भाई इसको पेरियार अभ्यारण्य कहते हैं, या मुथुंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर या साइलेंट वैली, इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सच में इसको क्या कहा जाता है। अब अगर आप देखोगे न्यूज़ में क्यों था कि हाल में अगर आप देखोगे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिद्धों की जो ब्रीडिंग होती है उसमें कमी देखने को मिली है, ठीक है। तो इस वजह से न्यूज़ में आ गया। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये, केरला में लोकेटेड है, ठीक है ना। अब ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, किसका, पश्चिमी घाट का पार्ट है, ठीक है ना। और इसे मुथंगा, क्या, मुथंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सही आंसर ऑटोमेटिकली बी आ जाएगा यहाँ पे। बांदीपुर जो है वो कर्नाटका में है, साइलेंट वैली केरला में है, लेकिन ये मुथुंगा का पार्ट माना जाएगा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में। नॉर्थ ईस्ट में इसको नागर होल देखने को मिलेगा आपको, और बांदीपुर आपको जो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, जो कर्नाटक रीजन में पड़ते हैं। वहीं साउथ ईस्ट में आपको मतलब क्या, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैं ये मुथुंगा है, ठीक है ना। मुथुंगा के आपको नॉर्थ ईस्ट में कौन सा देखने को मिलेगा, यहाँ 2 देखने को मिलेंगे। एक तो आपको नागर होल देखने को मिलेगा जो कर्नाटका में है, ठीक है ना। दूसरा आपको बांदीपुर देखने को मिलेगा जो कर्नाटका में है। वहीं अगर आप देखोगे दूसरे वाले क्षेत्र में जो साउथ ईस्ट वाला ये वाला रीजन है, यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा, तो मुदुमलाई, मुदुमलाई जो केरला सॉरी तमिलनाडु में है। तो ये आपको देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको काबिनी नदी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नदी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ से आसपास से निकलती है। और चेरा पूछा जो रिवर है यह भी यहाँ से निकलती है। सही आंसर आपने यहाँ पे देख लिया, इसका बी आंसर सही हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इंद्रावती में चित्रकूट फॉल, हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। काबिनी वायनाड से होकर बहती है, ये भी करेक्ट है, यहाँ पे हमने देखा इस क्वेश्चन में। तीसरा गोदावरी मेजर पेनिनसुलर रिवर का पार्ट है। अब ये यहाँ करेक्ट है नहीं आपको बताना है, तो इन ए का 1 B का 2 C का 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे और जो क्वेश्चन उसको लेके यहाँ पे अगर आप देखें स्काई स्टिंग जो मिसाइल है उसको लेके हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, तो उसमें क्या पता चला कि उसकी जो रेंज है कितनी, 150 किलोमीटर के आसपास उसकी रेंज आपको देखने को मिलेगी, इसकी जो स्काई वाली मिसाइल है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 150 से कितना, सॉरी 250 C, यहाँ पे एक गलत है, 250 किलोमीटर आपको इसकी रेंज देखने को मिलेगी। डिस्कस तो हमने सारा इसके बारे में ऑलरेडी कर ही लिया। विक्कोसैट 1 के बारे में कि तमिलनाडु में क्या हुआ है, मैं इस मैप को हटा देता हूँ। जो तमिलनाडु है वहाँ पर शिवगंगई जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अरीकुड़ी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। कक्षा 11 के 13 छात्रों ने विक्कोसैट नामक 600 ग्राम का मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो विक्कोसैट क्या है, एक मिनी सैटेलाइट है, क्या है, गिव मी सेकंड, मिनी सैटेलाइट जिसे किसने लॉन्च किया, तमिलनाडु के शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ, ठीक है ना। ये फंगल विक्कोसैट में क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में जो चीज़ें हैं फंगल इन्फेक्शन वगैरह जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात की जा रही है कि इसे कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चलो बताना है आपको कि कितनी तक पहुंचाया। तो 22 किलोमीटर की रेंज तक इसको पहुंचाया गया है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में इसको प्रवेश करवाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, C होगा। तो इधर से हमने लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ये बचा इसको भी देख लेते हैं। इसको देखने से पहले ऊपर के क्वेश्चन टॉपिक हमको यहाँ पे देखने पड़ेंगे, जैसे मॉइस्ट हीट वेव्स के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम ई रेल क्लेम ट्रिब्यूनल सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये जो ई रेल ट्रिब्यूनल सिस्टम है वो आखिर होता क्या है और क्यों न्यूज़ में है, ये भी हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेंगे। तो हाल में रेल मंत्री ने 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक
इनिशिएटिव शुरू किया। तो एक तो 52 रिफॉर्म्स 52 वीक्स किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका पर्पज़ क्या है कि रेलवे क्लेम जो ट्रिब्यूनल है पूरी प्रोसेस को कंप्यूटराइज करना है, ठीक है ना, चाहे फाइलिंग है, प्रोसेसिंग है ना, जिससे ट्रांसपेरेंसी आए, सारी चीज़ें होती, ये आपको पता होना चाहिए। अब ई रेल क्लेम ट्रिब्यूनल है वो 24 घंटे इलेक्ट्रिक फिलिंग क्लेम की बात करता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, आपको बताना है। इसकी स्थापना केवल क्लेम्स ट्रिब्यूनल अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसे AI इनेबल जो केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसमें शामिल किया गया, तो पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 किसके बारे में है, मोइस्ट हीट वेव के बारे में है। क्या कि मोइस्ट हीट होता क्या है, तो अगर आप देखोगे रिसर्च में सामने आया है कि मोइस्ट हीट वेव तब होती है जब जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो इधर से मानसून गया, दक्षिण पश्चिम मानसून गया है ना, उसका एक्टिव और ब्रेक फेस कंट्रोल्ड होता है, ठीक है ना। तो कई हफ्ते पहले इसको अनुमान कर लीजिए। इसमें क्या होता है, जो मॉइस्ट हीट वेव्स होती है उसमें तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, मतलब नमी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तब इसे मॉइस्ट हीट बोला जी। जो सामान्य तौर पर जो हीट वेव है, लू है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती, पसीना नहीं सूख पाता, गर्मी भी लग रही है ना, पसीना भी नहीं आ पा रहा अच्छे से, प्रॉपर सूख नहीं पा रहा, ये चीज़ देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखने से हाइपोथर्मिया वगैरह की जो समस्या देखने को मिल सकती है। तो दे आर कॉज बाई हाई टेम्परेचर कॉम्बिनेशन ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी दोनों होता है, करेक्ट है। दूसरा वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर्स ओनली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वेट बल्ब जो टेम्परेचर केवल वायुमंडलीय तापमान को मापता है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वेट बल्ब और सारी चीज़ों को भी मापता है। मानव जीवन जीवित रहने की अधिकतम सीमा मानी जाती है ना, 35 डिग्री टेम्परेचर, इससे ऊपर शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। तो तीसरा स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे 1 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो 5 है इसको हम यहाँ पे देखेंगे। इंटरनेशनल जो हमको फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। IKF इंटरनेशनल जो क्लाइमेट इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, तो हमने यहाँ पर देखा था जर्मनी ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। जर्मनी ने लॉन्च किया 2008 में, इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये इसका फ्रेमवर्क UNFCCC और CBD के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। तो UNFCCC कब बनाया गया, तो 1992 में अर्थ समिट हुआ था, वहाँ पर 3 कन्वेंशन निकल के सामने आई थी। एक तो UNFCCC था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCBD था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNCCD था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन। तो इन तीनों में से एक निकल के आती है UNFCCC। तो ये जो फंड है इसके अंतर्गत काम करता है। इट फाइनेंस प्रोजेक्ट ओनली इन डेवलप्ड कंट्रीज, यह केवल विकसित देशों में परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जो डेवलपिंग कंट्रीज वहाँ पे भी क्या करता है, ये फंडिंग करता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला लास्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, लास्ट क्वेश्चन पेयर मिलाने के लिए दिया जो क्वेश्चन थे, जैसे आरफिड के बारे में है, फूड एयरवर्जन इंटेक रिस्ट्रिक्शन के को लेके आरफिड उसको बोले जाती है, बात यहाँ पे करेक्ट है। मोस्ट हीट वेव में हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर होता है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है, तो ये भी दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथर्मिंग क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन जो फेलियर बॉडी में हो जाता है उसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 through 3 सारे स्टेटमेंट करेक्ट। एक्सप्लेनेशन के लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कैसे